हमारे पास पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड इट्स प्रोसीजर के प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करेंगे और इनके पास कौन कौन सी पावरें हैं जो ये इस्तेमाल करेंगे। अब हमने देखना है कि इनको पावर कौन देता है, कितनी हद तक इनकी पावर है, क्या इनकी पावर का एरिया कितना होगा और क्या एक दफा पावर दे दें तो उसको वापस भी ली जा सकती है और कौन ले सकता है। वो इसमें जब पावर्स इनके पास आ जाएंगी तो फिर अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है प्रोसीजर का, क्योंकि अगर किसी को किसी भी चीज में तकलीफ होती है, मतलब लैंड के बारे में है ना ये, तो लैंड के हवाले से कोई भी डिस्प्यूट, चाहे हदबरारी का हो, चाहे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का हो, चाहे उस पे असेसमेंट सही नहीं हुई, नक्शा और खसरा गिरदावरी में करेक्शन की बात हो रही है, जमाबंदी में करेक्शन की बात हो रही है, तो उसको दुरुस्त करवाने के लिए या रेमेडी लेने के लिए जब हम ऑफिसर के पास जाते हैं तो उसका कोई प्रोसीजर तो होगा ना। हम पिटीशन फाइल करेंगे, वो आगे से समन जारी करेगा या दोनों पार्टियों का होना जरूरी है, ये सारा प्रोसीजर यहां से स्टार्ट होगा। पावर्स के सेक्शन उसने 16, 17 और 18 दिया हुआ है। उसके बाद प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है ये 90 से लेकर 35 तक चलेगा। उसके बाद हमारा अगला असाइनमेंट जो होगी वो विलेज ऑफिसर के ऊपर होगी, अगली असाइनमेंट। अभी हमारा पावर और प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोड्स के एक रेवेन्यू ऑफिसर कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करके डिस्प्यूट को, डिफरेंसेस को और इश्यूज को सॉल्व कर सके। तो अब देखें कन्फर्मेंट ऑफ पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर के रेवेन्यू ऑफिसर को पावरें कैसे अता की जाती हैं। तो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कन्फर ऑन एनी पर्सन ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ कमिश्नर और कलेक्टर अंडर दिस एक्ट मे इन लाइक मैनर विड्रॉ सच पावर्स। तो अब इसमें उसने दोनों बातें इकट्ठी कर दी, पावरें भी दे रहा है और विड्रॉ भी कर रहा है। पावर कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। उसका तरीकाकार क्या है? नोटिफिकेशन जारी होगा। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें उसको अतायगी की जाएगी। कन्फर ऑन एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, चाहे वो कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर है, कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, जो भी हो, तो कौन दे रहे हैं? एनी पर्सन पावर्स ऑफ अ कमिश्नर और कलेक्टर अंडर दिस एक्ट। और ये पावरें कौन किसकी हैं? कमिश्नर की और कलेक्टर की हैं। एंड मे लाइक इन मैनर विड्रॉ सच पावर। अब इस सेक्शन से ये एक और बात सामने आ गई कि पावर की अतायगी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर की पावर दी जाएगी और कलेक्टर की पावर दी जाएगी कि ये पावरें कमिश्नर के पास हैं और ये पावरें जस्ट कलेक्टर के पास हैं। लेकिन उसको उस कमिश्नर और कलेक्टर, क्योंकि ये दोनों हेड हैं, कलेक्टर बैठता है किसके ऊपर? डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और हमारा कमिश्नर बैठता है डिवीजन के ऊपर। तो जब ये दोनों बंदे बैठते हैं तो उसको इंतजामी अमूरात इतने होती हैं कि वो हर पावर को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, इतना टाइम ही नहीं होता। तो जो काम कमिश्नर करता है और जो काम कलेक्टर करता है वही काम हम किससे करवा लेंगे? असिस्टेंट कलेक्टर से करवा लेंगे या तहसीलदार से करवा देंगे। उसकी पावर फिर सीधी बात है कि जिसको देंगे वही इस्तेमाल करेगा। तो ये अख्तियार, कुली अख्तियार किसके पास है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। तो उसने उसी का जवाब दे दिया कि जो पावर दे सकता है वही पावर वापस भी कर दे। जिस तरीके के साथ हमने ये पावरें दी हैं और जिस तरीके के साथ उसने पावरें कंफर्म की थी, उसी तरीके के साथ ये पावर क्या हो जाएगी? विड्रॉ भी हो जाएगी। फिर उसने कहा दूसरी पावर, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय नोटिफिकेशन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन जारी करेगा, कंफर करेगा ऑन एनी पर्सन ऑल और एनी ऑफ द पावर्स of an assistant collector under this act and may in like manner withdraw such power। तो कहता है कि यही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो पावरें अता कर सकता है वो असिस्टेंट कलेक्टर की पावरें अता कर सकता है।
और जिस तरह गवर्नमेंट ने अदा की थी उसी तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी अदा करेगा और फिर वापस लेगा, लेकिन ये अदायगी और विड्रॉवल बाय नोटिफिकेशन होगा। फिर तीसरी बात उसने कही, अ पर्सन ऑन हुम पावर्स आर कन्फर्ड, जिस बंदे को ये पावरें अता की गई हैं अंडर दिस सेक्शन शैल एक्सरसाइज दोज पावर्स विद इन सच लोकल लिमिट्स। अब देखें, जब पावरें अतायगी की जाती हैं तो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अता करे चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अता करे, वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें पावरें लिखी होंगी। जब पावरें लिख दी गई तो उसके साथ उसकी लिमिट्स भी लिख दी जाएंगी कि तुम्हारी पावर का एरिया, तुम्हारी पावर का हदूद, या तुम्हारा मौजा, या तुम्हारी तहसील, या तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट ये है और इतनी हद तक तुम्हारी पावरें होंगी। वो उसी नोटिफिकेशन में सच लोकल लिमिट्स, जो इलाकाई हदूद हैं, एंड इन सच क्लासेस ऑफ केसेस एज गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट मुख्तलिफ क्लासेस की केसेस हैं। फर्ज करें हमने शाजी को बना दिया असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन इसको एक ही काम दिया कि तुमने सिर्फ और सिर्फ हद बरारी की दरखास्तों को समाप्त कर। कलेक्टर के पास इतना टाइम नहीं है, वही पावर तुझे अदा की जाती है और आपने सिर्फ और सिर्फ डिमार्केशन करनी है और निशानदाही और पार्टीशन की एप्लीकेशन को लेनी। तो उसने क्या कहा है कि क्लासेस ऑफ केसेस एज गवर्नमेंट और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज द केस मे बी मेड डायरेक्ट, कि केसेस की क्लासेस को देखते हुए, मुख्तलिफ चीजों को देखते हुए उनको पावरें वैसे अता की जाएंगी, एक्सेप्ट सिवाय इसके एज अदरवाइज सो डायरेक्ट, बावजूद इसके कि अगर ये नहीं होगा तो फिर जो भी गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट कर देगा, सच पर्सन शैल फॉर ऑल पर्पस कनेक्टेड विद द एक्सरसाइज देयरऑफ बी डीम्ड टू बी द कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर एज द केस मे बी। ये इन्हीं बंदे को हम कमिश्नर, कलेक्टर और क्या कहेंगे, असिस्टेंट कलेक्टर कहेंगे, जिसका जिस तरीके का केस होगा वैसे का वैसे। फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, फ्राइज क्या है रेवेन्यू ऑफिसर के, तो कहते हैं कि एक्सेप्ट वेयर द क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर बाय होम एनी फंक्शन इज टू बी परफॉर्म इज स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट। अब इसमें पहले उसने स्टार्ट लिया सेक्शन के एक्सेप्ट से। जब एक्सेप्शन का लफ्ज पहले आ जाए तो वो बात सेक्शन में सुपीरियर होती है। हमने पहले उस चीज को फॉलो करना है जो चीज किस में दी हुई है, एक्सेप्शन में दी हुई है। अगर एक्सेप्ट में जो चीज दी गई है लेकिन जो चीज हम चाह रहे हैं वो एक्सेप्ट में अवेलेबल नहीं है तो फिर हम अगला पोर्शन पढ़ेंगे सेक्शन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सी चीज को देखनी है, एक्सेप्ट को। जहां पे एक्सेप्ट लग जाता है वो उस बात को सुपीरियर कर देती है, उस सेक्शन की मेन बात वही होती है। लेकिन जब उससे निकलेंगे तो फिर बकाया बात जो होगी वो रिमेनिंग पार्ट्स में बताएगा। Except where the class of revenue officer by whom any function is to be performed is specified in this act। तो कहते हैं कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर है अगर उसकी जो पावर्स हैं या फंक्शन है इस एक्ट में, लैंड रेवेन्यू एक्ट में फिक्स कर दी गई है तो उससे हम हटेंगे नहीं। वही पावरें सिर्फ वही बंदा था परफॉर्म करेगा जो ये एक्ट कह रहा है। समझ आ रही है। फिर उसने कहा द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ the board of revenue may by notification determine the function to be performed under this act by any class of revenue officer। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब ये एक्ट बता देते हैं कि फलां फंक्शन जो होगा कमिश्नर करेगा, फलां डिस्ट्रिक्ट करेगा, कलेक्टर करेगा, असिस्टेंट कलेक्टर करेगा और तहसीलदार करेगा। अगर ये एक्ट बता दिए, इस एक्ट में वो बातें लिखी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उन पावरों को तकसीम करेगा जो पावरें यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। जो पावर यहाँ पे लिखी हुई है
और उसमें ऑफिसर का नाम भी दिया हुआ है, तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ वही ऑफिसर इस्तेमाल करेगा। इसके बाद आता है रिटेंशन ऑफ पावर बाय रेवेन्यू ऑफिसर ऑन ट्रांसफर, कि जब उसका ट्रांसफर हो जाता है तो उसकी पावर को क्या कर लिया जाता है, रिटेंशन हो जाएगी। व्हेन अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ एनी क्लास हु हैज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर है या कोई क्लास है रेवेन्यू ऑफिसर की अंडर दिस प्रोविजन, इन इस एक्ट की शिकों में, एनी पावर टू बी एक्सरसाइज्ड इन एनी लोकल एरिया, वो अपने इलाकाई हदूद में वो अपनी पावरें इस्तेमाल कर रहा है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट लोकल एरिया टू अनदर, कि वो एक लोकल एरिया से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे लोकल एरिया में चला गया है, तो कहते हैं एज अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द सेम आर अ हायर क्लास, चाहे उसको उस जैसी कुर्सी मिली है, डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर हो, डिस्ट्रिक्ट एमियर खान से ट्रांसफर होकर चला गया, कहाँ पे, डिवीजन में नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी भावलपुर भी तो डिस्ट्रिक्ट है ना, तो अब इधर असिस्टेंट कमिश्नर था तो उधर भी असिस्टेंट कमिश्नर लगा, ये केस हो सकता है। या ट्रांसफर हुआ प्रमोशन की बेस पे, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर था, उधर जाके कमिश्नर बन गया या एडिशनल कमिश्नर बना, तो कहता है ही शैल कंटिन्यू टू एक्सरसाइज दोज पावर इन दैट अदर लोकल एरिया अनलेस गवर्नमेंट और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू as the case may be otherwise directs or has directed। अब मसला बन गया, एक बंदे को ट्रांसफर कर दिया एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, अब वहां पे जाके वो क्या करे, या तो उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता कि ये पावरें फलां जाके तू एंजॉय करेगा, लेकिन वो अभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, तो जो पावरें चाहे वो हायर ग्रेड पे भी ही क्यों नहीं किया, इधर असिस्टेंट कमिश्नर था उधर जाके कलेक्टर बन गया, असिस्टेंट कलेक्टर था उधर जाके कलेक्टर बन गया, लेकिन जो पिछले लोकल एरिया में जो पावरें इस्तेमाल कर रहा था वही पावरें वहां पे भी इस्तेमाल कर, अनलेस जब तक के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। He shall continue to exercise those power in that other local area unless government or board of revenue as the case may be otherwise directs or has directed। अब हमारा आ गया प्रोसीजर, पावरें तो हमने दी, हमें पता चल गया कि कौन इनको पावरें दे सकता है और कौन पावरें ले सकता है, कौन सी पावर काबिल अदायगी है और कौन सी नहीं है। तो अब हम उसके प्रोसीजर के पास वापस प्रोसीजर का पढ़ेंगे, जिसमें वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके अपने फरज को सर अंजाम देता है। तो कहते हैं कि सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, इसको भी छोड़ दे, रूल पावर टू मेक रूल एज टू प्रोसीजर, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। कहते हैं कि पावर्स टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर, के प्रोसीजर, अब एक रेवेन्यू कोर्ट है चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर है, उसका प्रोसीजर कौन डिसाइड करेगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करके वो अपने फंक्शन को सर अंजाम दे। तो कहते हैं कि द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, प्रोसीजर कौन बताएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए भी एक शर्त है कि वो क्या करेगा, पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा, नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, लेकिन वो ऐसी अप्रूवल नहीं लेगा जो इस एक्ट के नामुताबिक, एक्ट हमारा सुपीरियर है क्योंकि ये पार्लियामेंट से पास शुदा है और ये पावरें भी बता रहे हैं। तो अब देखें, उसने कहा कि हमने प्रोसीजर अडॉप्ट करने हैं, या तो इसके अलग से रूल आते, वो भी पार्लियामेंट से मंजूर होने चाहिए थे, लेकिन इसके रूल अभी अवेजा नहीं है। तो कहते हैं कि इसका जो प्रोसीजरल रूल है रेवेन्यू कोर्ट्स का या रेवेन्यू ऑफिसर का, तो उसके लिए रूल कौन बनाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जब रूल बना लेगा तो उसकी अप्रूवल चाहिए हमें कहां से, गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट के लिए भी शर्त रखी गई कि ऐसा रूल नहीं बनाएंगे जो इस एक्ट के मुतजाद। For regulating the procedure, revenue officer in cases in which procedure has not been approved by this act। तो अब देखें, the rule may provide among other matters for the mode of enforcing order of ejectment। इसके बारे में रूल बनेगा,
इजेक्टमेंट कहते हैं बेदखली को, कि ऐसा आर्डर जब रेवेन्यू ऑफिसर किसी को बेदखल कर देते हैं कि उसके मोड कि उसको बेदखल कैसे करें। किसी बंदे के खिलाफ आर्डर आ जाता है कि आप ये ज़मीन छोड़ दो, तो पहला रूल इसके ऊपर बनेगा। फिर उसने कहा एंड दिस एक्ट फ्रॉम एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, इसके ऊपर भी रूल बनाएंगे कि अगर कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर कहता है कि फला अब से ये ज़मीन कहाँ से लेंगे, उमर से लेके अब्दुल्ला को कन्वर्ट कर देंगे। अब उमर के लिए इजेक्टमेंट होगी और अब्दुल्ला के लिए क्या होगा, पोजेशन होगा। तो एक ही ट्रांजैक्शन में तो इनके रूल कि उसको निकालेंगे बाहर कैसे और इसको पोजेशन में कैसे लाएंगे। ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर दोज मैटर में confer on a revenue officer all any of the power in regard to contempt, कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर की कोई तौहीन कर देता है कि आपकी शक्ल ठीक नहीं है लिहाजा मैं आपकी कोर्ट में दरखास्त नहीं दूंगा, तो ये तौहीन होगी। अगर देखिए हर कोर्ट का एक डेकोरम होता है, हर ऑफिसर का भी होता है। अगर वो कोई ये बात नहीं होती कि आप उसका हुक्म ना माने, हुक्म ना मानना भी कंटेम्प्ट है, लेकिन अगर आप उसकी जात को हिट करेंगे तब भी कंटेम्प्ट है। तो उसके ऊपर भी रूल अवेसा किए गए हैं। रेजिस्टेंस कोई रुकावट डाले एंड लाइक विच आ सिविल कोर्ट में एक्सरसाइज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, तो कहते हैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट इसकी डिग्री को करवाया जाता है जैसे एक सिविल कोर्ट करवाती है। वेयर बाय इट हैज adjudged ejectment from a delivery of possession of such property। फिर कहते हैं कि सब्जेक्ट टू रूल अंडर सेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर में रेफर एनी केस विच इज पावर टू डिस्पोज ऑफ अंडर दिस एक्ट अनदर रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट। तो डिस्पोज कि जब एक रेवेन्यू ऑफिसर केस को समाप्त कर रहा होता है और उसकी समाप्त या इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं कि जाती ताल्लुकदार भी निकल है, तो एक प्रिंसिपल है कि नो वन आ जज ऑन हिज केस, अपने केस में कोई जज नहीं बन सकता। तो अगर कोई जाती मैटर होता है तो उसमें कोई शरायत पड़ जाती है तो उसको उस बंदे से वो केस लेके दूसरे बंदे को, दूसरे कलेक्टर को या दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि रूल, तो उसके ऊपर भी रूल अवेजा करेंगे। तो अब देखें सेक्शन 21 अगला, तो उसमें कहते हैं पर्सन बाय हुम अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन मे बी मेड बिफोर एंड टू रेवेन्यू ऑफिसर। तो कहते हैं कि जो पर्सन है जिसने रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट में दरखास्त दी है उसकी अपीयरेंस कैसे होगी। तो कहते हैं कि अपीयरेंस बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर एंड एप्लीकेशन एंड कॉस्ट टू बी डन बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट मे बी मेड और डन बाय द पार्टीज देमसेल्फ और बाय देयर ऑथराइज्ड एजेंट एंड लोकल प्रैक्टिशनर, कि वो जो बंदा दरखास्त देता है वो बकलम खुद कोर्ट में प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगा। अगर खुद नहीं कर सकता तो अपना लीगल एजेंट प्रोवाइड करेगा। अगर वो लीगल एजेंट भी प्रोवाइड नहीं कर सकता कम से कम एक एडवोकेट तो पेश कर सकता। ये जो दरखास्त देता है उसकी अपीयरेंस के तरीके उसने बता दिए, उसकी कॉस्ट का भी, उसके ऊपर जो भी हर्जाना होगा वो भी उसके ऊपर होगा कि बाय देमसेल्फ है, बाय एजेंट है या बाय एडवोकेट है। फिर अगला सेक्शन है 22 पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अब सेक्शन 22 इसलिए बताया गया, मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी कि मेरा फलां बंदा गवाह है और फलां बंदे के पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में आएगा तो जनाब की इंक्वायरी भी ठीक चलेगी और फैसला भी ऑन मेरिट आएगा। लेकिन मेरे कहने पे उमर भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं लेके आ रहा और अब्दुल्ला भी कोर्ट में नहीं आ सकता जब तक जनाब ऑर्डर न करे। तो मैं फिर कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि फलां बंदे को समन करें कि मेरे हक में आके एविडेंस, ये भी नहीं है कि मेरे हक में नहीं, मैं कहता हूं कि वो मेरा गवाह है और वो गवाही दे, उसकी गवाही से मेरा मसला हल हो जाए। और फलां बंदे को तो कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाने के लिए और शहादत दिलाने के लिए भी किसी को भी समन कर सके सेक्शन 22 में। अब ये भी एक पावर है। फिर क्या नाम है, समन टू बी इन राइटिंग साइंड एंड सील्ड सेक्शन 23। सेक्शन 23 ये कहता है कि
जो समन होगा ये बाय वर्ड्स नहीं होगा, ये रिटन होगा, सील उसके ऊपर मोहर होगी और कवर्ड होगा, और वो एक समन सर्व करने के लिए कोर्ट का नुमाइंदा भी होगा कि वो समन जाएगा, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर को भी कह सकता है, तहसीलदार को, पटवारी को, कि वो समन फला बंदे को सर्व कर रहा कि फला डेट फला पेशी पे हाजिर हो, वो डॉक्यूमेंट और एविडेंस दे। लेकिन एक प्रोविजन ये भी मौजूद है कि अगर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अपने गवाह की तमील खुद करवाता हूं, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है, वो खुद को लेके वो समन कोर्ट से लेकर जाके उसको देखे, तेरे लिए समन लेके आया हूं, मेरा केस लग रहा है फलां डेट में तुम्हारी हाजिर। समझ आ रही है? फिर मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है कि तरीकाकार क्या है, आपने सर्विस को, समन को सर्व कैसे करना है। इसका हतमी कोड जो सिविल में है वो सीपीसी है, उसमें तो क्लियर कट एक हतमी कोड दिया हुआ है। बाज जब स्पेशल एंड लोकल लॉज आते हैं तो वो अपना प्रोसीजर खुद बताते हैं, या वो कह देते हैं कि हमारा समनिंग का प्रोसीजर जो मोड का तरीका है वो सीपीसी पे लागू करते हैं, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है तो इसने अपना लॉ बताया है। या ये भी कह सकते हैं कि सीपीसी वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। तो अब देखें मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन सेक्शन 24, अ समन इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली। स्टार बना ले इसके ऊपर कि समन को जो मैंडेटरी प्रोविजन शैल के साथ कहा गया कि आप उसके हाथ में देंगे, जिसको कोर्ट तलब कर रही है उसको पर्सनली, ऑन द पर्सन टू होम इट इज एड्रेस्ड एंड फेलिंग हिम, अगर आप फेल हो जाते हैं और उसको पर्सनली नहीं सर्व कर सकते तो कहते हैं ऑन हिज ऑथोराइज्ड एजेंट, तो फिर हम ढूंढेंगे कि उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट भी है उसको देंगे। या फिर अगर ऑथोराइज्ड एजेंट भी नहीं मिल रहा तो फिर तीसरी बात पे उसने कहा एन अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली यूजुअली रिसाइडिंग विद हिम। अब अडल्ट मेंबर कौन होगा? अडल्ट का क्या मतलब होता है? अबव द एज ऑफ 18 years old, बालिग जिसको बोलते हैं। तो अब उसमें ये मेल होगा फीमेल होगी? दोनों हो सकते हैं। उसने अडल्ट मेंबर, उसने मेल और फीमेल की बात नहीं की। तो इस तरीके से अब देखें यहां पे उसने 3 तरीके अवेजा किए हैं मोड का। फर्स्ट मोड ये है कि आप उसको पर्सनली सर्व करें। अगर वो पर्सनली अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? लीगल ऑथोराइज्ड एजेंट को देंगे, उसकी लीगैलिटी को चेक करेंगे। ये नहीं कि आप जाएं उसके हमसाये वाले को साथ दे देंगे, हमें पता चले दैट इज द पर्सन जो हमसाये आपका एजेंट है, ऐसा नहीं होता। इसलिए उसने टर्म पूरी लिखी है कि लीगली ऑथोराइज्ड एजेंट, कि उसने जिस बंदे को ऑथोराइज किया है। अब ये पता नहीं चल रहा कि लीगल ऑथोराइज्ड एजेंट कौन है, तो फिर आप कैसे चेक करेंगे? तो फिर बाय कंडक्ट इंप्लाइडली तौर पर कि ये बंदा फला उम्र जो है जिसको हमने समन सर्व करना है उसका बिजनेस भी करता है, उसकी चीजें भी ले आता है, उसके तमाम डेरे को भी डील करता है, फसलात को भी डील करता है, तो ये एजेंट हो सकता है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो उसके घर चलेंगे, दरवाजा खटकाएं, जो भी अडल्ट मेंबर है, चाहे उसकी वाइफ है, बेटी है, चाहे उसका बेटा है या उसका दादा परदादा जो भी निकला है, लेकिन वो एडल्ट मेल मेंबर होना चाहिए। ठीक हो गया? फिर उसने कहा कि फिर कहते हैं कि इफ सर्विस cannot be effected in manner provided in subsection 1 or if acceptance of services, तो कहते हैं कि ये जो हमने 3 तरीके ऊपर बताए हैं, इस तरीके से भी सर्विस नहीं हो रही। तो फिर अगला तरीका ये है कि द समन may be served by affixing a copy thereof, तो हम उसके घर के बाहर जाके समन की कॉपी चिपका देंगे। That at the usual or last knowing place of residence of the person to whom it is addressed, तो उसका जो लास्ट रिहायशी पता होगा, हमें आज हम जाके देखते हैं कि ये बंदा 3 जगहों पे रह चुका है। 1 महीना बिहारी कॉलोनी में था, दूसरे महीने में शमशाद कॉलोनी चला गया, और
चौथे महीने में वो किधर चला गया, खोखर कॉलोनी में चला गया। तो हमारे लिए लास्ट पता वाला जगह कौन सी थी, वो खोखर कॉलोनी वाले पते पे जाके हम उसके घर के सामने जाके एड्रेस करेंगे। इफ दैट पर्सन डज नॉट रिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट in which the revenue officer employed and the case to which the summon relates, the reference land in district and the summon may be served by sending by the post to the collector to the district। अब ये दूसरा केस आ गया कि हमने समन जारी किया, लेकिन जिस एरिया का, अब हमारा एरिया कौन सा, डिस्ट्रिक्ट रहीनियर था, यहां से समन जारी हुआ। समन चाहे कोई भी कोर्ट कर ले, कलेक्टर किया है, तहसीलदार ने किया है, जिस कोर्ट ने भी, रेवेन्यू ऑफिसर ने, लेकिन इसकी सर्विस जो होनी है वो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में होनी। फर्ज कर ले अहमदपुर शर्किया में हो। अब हमारा डिस्ट्रिक्ट की लिमिट्स तो खत्म हो गई लियाकतपुर के बाद, अब समझ जाना है अहमदपुर शर्किया। तो इस तरीके की तकमील के लिए यहाँ का कलेक्टर जो होगा वो समन जारी करेगा बहावलपुर के कलेक्टर को, वहां से तमील करवा के समन वापस। डिस्ट्रिक्ट इन विच पर्सन हैज हिज यूजुअल रेजिडेंस हु शैल काज इट टू बी सर्व्ड। काज इट टू का मतलब होता है वजह बन जाएगा, टू बी सर्व्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। और बी पे फिर कहता है अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ समन ऑन कॉन्स्पिशियस प्लेस। कॉन्स्पिशियस प्लेस किसे कहते हैं, नुमाया प्लेस, उभार वाली प्लेस जो क्लियर हो के हर बंदा इसको पढ़ सकता है। तो नुमाया प्लेस जहां पे होगा वहां पे एक कॉपी लगा देंगे हम। इन नियर द स्टेट वेयर इन द लैंड इज सिचुएट, जहां पे लैंड सिचुएट है उसमें जो नुमाया प्लेस होगी वहां पे लगा देंगे। पब्लिक प्लेस नहीं हो, प्रॉपर्टी के करीब वाली जो नुमाया प्लेस हो, जिस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। अब देखिए हमने ये सारा काम कर लिया, बाय पर्सनली भी दिया, उसका एजेंट से भी किया, क्या नाम है उसका मेल मेंबर तक भी पहुंचे, और क्या नाम है अगर वो नहीं थी तो हमने इफेक्सिंग भी की। इफेक्सिंग करने के बाद यही तरीका हमने आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट भी ऑब्जर्व किया, फिर भी अफाका नहीं हुआ, वो बंदा कोर्ट में पेश नहीं हुआ। तो फिर उसने कहा कि ये जो सेक्शन की 3 क्लास है 24 की, उसमें उसने कहा कि फिर हम क्या जारी करेंगे, प्रोक्लेमेशन। क्या जारी करेंगे, प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे। मतलब कि इश्तिहार देंगे, कि इश्तिहार में हम टाइम लिख देंगे कि 30 दिन के अंदर सेक्शन 24 सब क्लास 3 प्रोक्लेमेशन के हवाले से है। तो उसने कहा कि हम प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे। उसमें कभी अखबार पढ़ता होगा, उसके रिश्तेदार ने पढ़ा होगा, ये कोई भी पढ़ ले, अखबार पढ़ने की आदत तो है। हर जो अच्छे लोग नॉलेज रखने वाले हैं सबसे पहले नाश्ते से पहले भी नमाज कह रहा हूँ सॉरी, अखबार पढ़ते हैं अपने आप को अवेयर रखने के लिए कि मुल्क में क्या हो रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो अखबार जब शाया हो जाएगा कि वो तुम्हारी एविडेंस लगी हुई है, उसमें नोटिस पड़ेगा तो शहरी कोर्ट में आ जाए। आखिरी दर्जे पे जो उसने बात की है। फिर उसके बाद कहता है समन में इफ सब क्लास 4 में कहता है इफ द रेवेन्यू ऑफिसर सो डायरेक्ट सर्व्ड ऑन द पर्सन नेम्ड देयर ईदर इन एडिशन और सब्स्टिट्यूट फ्रॉम सर्विस फॉरवर्डिंग समन बाय रजिस्टर पोस्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस टू द पर्सन कंसर्न्ड। हमने प्रोक्लेमेशन भी जारी कर दिया, उसके साथ कहते हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट भी जारी कर सकते हैं। एक और बात उसने कही है थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मींस। इलेक्ट्रॉनिक मींस बहुत तरीके हैं, टेलीग्राफ भेजते हैं। अब तो हमारे रेवेन्यू कोर्ट या सिविल ऑर्डिनरी कोर्ट जो है वो नंबर मांगती है, जिसके खिलाफ आपने क्लेम लेने हैं तो उसका नंबर लिखा जाता है। बाई टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ईमो भी कर सकते हैं, उसमें कुछ भी आ जा सकता है, अर्जेंट मेल सर्विस भी कर सकते हैं। फिर कहता है व्हेन अ समन इज फॉरवर्डेड सबसेक्शन 4(5) the revenue officer may presume that summon have widely been served at the time when the letter would be delivered in the ordinary course of post।
कि कहते हैं कि जो हम पोस्ट के जरिए समन भेजते हैं इसकी कानूनी हैसियत क्या है, या जो हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समन भेजते हैं इसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो कानून ये कहता है सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 में कि इसकी वैल्यू ऐसी है जैसे पर्सनली सर्व किया गया। इसको आप लाइट नहीं ले सकते कि कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता कि या जो जिस बंदे के खिलाफ हमने क्लेम लेना और उसके पास एक तरफा कार्रवाई हो जाती है तो वो आके क्लेम करेगा जी मुझे तो इन्होंने पोस्ट किया, तो पोस्ट का मतलब भी यही होगा जैसे पर्सनली सर्व। इसको लाइट नहीं लेंगे। ठीक हो गया। ये तरीकाकार मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन में हमने 5-6 तरीके पढ़े, समझ आ रही है ना। तो ये प्रोसीजर एक रेवेन्यू ऑफिसर अडॉप्ट करता है। उसके बाद कहते हैं कि मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ कॉपी देयर ऑफ। तो कहते हैं कि जो कोर्ट नोटिस जारी करती है या कोई कोर्ट ऑर्डर करता है या प्रोक्लेम कैसे जाए इसको सर्विस करेंगे, तो कहता है इसकी सर्विस भी ऐसे होगी जैसे 24 में, मतलब पर्सनली देंगे, लीगल ऑथराइज एजेंट को देंगे, उसके मेल मेंबर को देंगे, वो अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या नाम है फिक्सेशन करेंगे, फिक्सेशन से अफाका नहीं हुआ तो हम रजिस्ट्री पोस्ट भेजेंगे, अर्जेंट मेल सर्विस भेजेंगे, टेक्निकल प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। सीपीसी में एक मोड बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ था, यहाँ पे तो शायद इन्होंने नहीं दिया, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन। वो क्या होता कि एक ढोल लेके जाते थे, जिस इलाके में वो बंदा रहता था ढोल बजा के ऐलान किया जाता था कि ये जो है ना फला कोर्ट का नोटिस है, अब्दुल्ला को चाहिए कि फला पेशी को 2021 को कोर्ट में हाजिर हो, नहीं तो इसके खिलाफ कार्रवाई। ढोल का प्रोसीजर था और बीटिंग ड्रम्स के वर्ड सीपीसी में दर्ज हैं। आप जब सीपीसी पढ़ेंगे उसमें जरूर होगा। इसके बाद देखें मोड ऑफ मेकिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मानी होता है इश्तिहार। When a proclamation issued by a revenue officer, it shall addition to any mode of publication which may be prescribed by under this act be made by, ये देखें made by beat of drum, वो तो इधर भी दे दिया 26 में, ढोल बजा के, और अदर कस्टमरी मेथड, और जो इलाके की रिवायत चल रही है उसके तरीके से हम इसको बनाएंगे इश्तिहार को। एंड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी देयरऑफ ऑन अ कॉन्स्पिशियस प्लेस इन और नियर द लैंड टू विच इट रिलेट्स। तो कहता है इश्तिहार का जो सर्विस है, जो प्रोक्लेमेशन है, वो किस तरीके से करेंगे कि जिस एरिया में वो बंदा रिहायश पजीर है वहां पे बीटिंग ड्रम्स करेंगे, ढोल बजाएंगे कि ढोल बजाने की आवाज को सुन के आ जाए, या कोई और कस्टमरी रिवायत है तूतियां बजाना शुरू कर। अर्तुगरुल का ड्रामा चल रहा है, उस पे जो भी बंदा आता है पहले ढोल बजता है, क्योंकि उनकी ये रिवाज है कि ये जब बड़ा ढोल बजता है तो मतलब कबीले में कोई बंदा आ रहा है। तो जब ढोल बजाया जाता है तो तमाम लोगों के कान उस ढोल की तरफ हो जाते हैं। जब ढोल बजने के बाद वो जो पुकारा होता है वो ऐलान करता है तो सबको पता चल जाता है कि ये ढोल किस लिए बजा। फिर हो गया इंक्वायरीज अंडर दिस एक्ट में बी डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो कहता है 27 में कहा कि ये तमाम जो हमने इंक्वायरी की है ये क्या समझी जाएंगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग होंगी, ये अदालती कार्रवाई का दर्जा रखती हैं। ये जो हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं रेवेन्यू ऑफिसर के सामने, ये एक रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, ये एक रेवेन्यू कोर्ट है। फिर कहते हैं लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर वे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट डीम्ड टू बी लैंग्वेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑर्डिनरी यूज इन एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ प्रोविंस। बहुत जबरदस्त बात लिखी कि रेवेन्यू ऑफिसर की लैंग्वेज कौन सी होगी। अब हमारी लैंग्वेज दो हैं, उर्दू भी है और इंग्लिश भी है, लेकिन यहां भी उसने कहा कि जो रेवेन्यू ऑफिसर की लैंग्वेज वो होगी, इसको स्टार बना लें कि लैंग्वेज इन ऑर्डिनरी यूज इन एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द प्रोविंस। अब हमारे पंजाब में थर भी, पंजाब में थर तो नहीं आता, अलबत्ता चोलिस्तान आता है, वहां पे ज्यादा माहिर बिरादरी है तो उनकी मारवाड़ी बोली जाती है, तो रेवेन्यू ऑफिसर को भी वही जबान इस्तेमाल करना पड़ेगी। लाजमी नहीं है कि वो इंग्लिश में आए,
तो जो जिस इलाके की वो जबान होगी उस इलाके की जबान उस रेवेन्यू ऑफिसर। फिर कहते हैं अरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर टू मेड अपॉन वारंट। तो कहते हैं कि व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट डिफॉल्टर मे बी अरेस्टेड, जो भी डिफॉल्टर होगा उसको अरेस्ट किया जाए। एंड सच अरेस्ट शैल बी मेड अपॉन अ वारंट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर। तो कहते हैं कि ये रेवेन्यू ऑफिसर जारी करेगा। कंटेम्प्ट टू डायरेक्ट सच पर्सन अरेस्ट, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कंटेम्प्ट तौहीन के ज़िम्मे में आएंगे कि तूने रेवेन्यू ऑफिसर का कहना क्यों नहीं माना। हाँ, कंपिटेंट टू डायरेक्ट सच पर्सन्स अरेस्ट, और ये अरेस्ट उसको दिया जाएगा जो कंपिटेंट होगा अरेस्ट करने का। और पाकिस्तान में या पंजाब में कौन बंदा है कंपिटेंट अरेस्ट करने के लिए? ऐसे तो नाम है। पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू इंटर अपॉन एनी लैंड्स और प्रीमिसेस फॉर पर्पस ऑफ मेजरमेंट्स ईटीसी। सेक्शन 30 में बहुत बड़ी पावर दी गई है रेवेन्यू ऑफिसर को, बहुत बड़ी पावर है कि आप किसी इमारत में इंटर होंगे, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर सर्च करेंगे, किस मकसद के लिए? कोई गोल्ड तलाश करने के लिए नहीं, मेजरमेंट के। जस्ट एक पर्पस उसने बताया कि रेवेन्यू ऑफिसर अगर किसी प्रीमिसेस किसी इमारत में दाखिल होगा तो मेजरमेंट के लिए, तो उसको कोई रोकथाम नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं होगा कि कल चला जाए रेवेन्यू ऑफिसर मेरे घर में घुस गया है भाई, इसके खिलाफ कार्रवाई। आगे रेवेन्यू ऑफिसर कहेगा कि मुझे सेक्शन 30 में पावर दी गई है कि मैं मेजरमेंट करने, आप मेजरमेंट नहीं दे रहे थे अदब के साथ, फिर हमें दूसरे रूल 30 का आसरा लेना पड़ा। प्लेस ऑफ सिटिंग रेवेन्यू ऑफिसर की कहते हैं क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर अदर देन एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड प्लेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिसडिक्शन। तो इसकी जगह वहीं पे होगी जो इसकी लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन की होगी। इलाके में कहीं भी आके बैठ जाए, हम तो यहाँ पे बस दिमाग बना हुआ है ना कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान तहसील अदालतों के साथ ही रेवेन्यू कोर्ट बनी हुई, उसका दिल चाहे जितनी उसकी जुरिसडिक्शन है रेवेन्यू की, उस जाके कहीं भी कमरा बना के अदालत लगा ले, कोई मसला नहीं। प्लेस ऑफ सिटिंग हो गया। 32 पे प्रोसीडिंग हेल्ड ऑन हॉलीडेज। तो कहते हैं एनी प्रोसीडिंग हेल्ड बिफोर अ रेवेन्यू कोर्ट अंडर एक्ट ऑन अ डे नोटिफाइड एज हॉलीडे शैल नॉट बी इनवैलिड बाय रीजन ऑफ सच प्रोसीडिंग हैव बीन हेल्ड ऑन दैट डे। कहते हैं कि अगर छुट्टी के दिन भी रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई कोर्ट लगा ली गई है या कोई उसने एक्ट किया है तो वो उसको गैर कानूनी तस्वर नहीं किया जाएगा। आगे से लोग ये दलील ले सकते कि भाई जो छुट्टी के दिन आया हुआ है, ऐसा नहीं क्लेम करेंगे, वो भी प्रोसीडिंग लीगल होंगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ प्लेस ऑफ सिटिंग। 32 सील्स और कॉस्ट को देख लीजिएगा। आखिर में देखते हैं पेनल्टी कि जुर्माना क्या होगा। इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड बाय समन नोटिस ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन, के कोर्ट थक गई है, समन निकाल के भी, नोटिस निकाल के भी, ऑर्डर भी दे चुकी, इश्तिहार भी दे चुकी, थक गई है, फिर भी बंदा हमारा कहना मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिसको हम तलब कर रहे हैं कि गवाही दो, डॉक्यूमेंट पेश करो या तुम्हारे खिलाफ क्लेम है उसका जवाब दो। Proceeding from a revenue officer to attend at a certain time and place within the limit of the state in which the ordinary reside or in which he holds or cultivates land fail to comply with the requisition, कि वो फेल हो गया, उसको समन भी गया, नोटिस भी किया, इश्तिहार भी किया, सब कुछ किया। He shall be liable at the discretion of the revenue court, रेवेन्यू ऑफिसर की जवाबदेही पावर में रखते हुए टू अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज। तो आखिरी दर्जा हम उसको फाइन भी कर सकते हैं 500 रुपए। ठीक हो गया।